हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कारगी क्लासेस। आज डेट है 16 फरवरी 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से जो आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है जिन्हें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एडिटोरियल पेज पे अगर देखिए तो टूल किट जस्टिस, अभी कल की ही बात है, दिशा रावी करके एक 22 साल की लड़की को अरेस्ट किया गया है जो कि एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है और साथ में उन्होंने बहुत बार अपनी तरफ से इंटरव्यूज़ भी दिए हैं, कहा है कि किस तरीके से ये जो माहौल बन रहा है अभी, चाहे वो क्लाइमेट को लेकर के देखें या फिर जो कोविड-19 का मुद्दा था उन पर, तो मतलब एक तरीके से सोशल एक्टिविस्ट भी आप कंसिडर कर सकते हो इनको। तो इनका अभी अरेस्ट जो किया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा, उस पर इस आर्टिकल में सवाल उठाए जा रहे हैं। पर इस यहाँ पे पॉइंट जो निकल के आ रहा है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं वो केवल इतना सही है कि एक तो आर्टिकल 19 में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल जो फंडामेंटल राइट प्रोवाइडेड है, जिसमें राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नंबर 1 और दूसरा आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ, ये दोनों यहाँ पर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। उसको अगर कहीं ना कहीं कोट करने की ज़रूरत पड़े तो काम आ सकता है, बाकी इस आर्टिकल में कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमारे काम आए एग्जाम में। दूसरा ये आर्टिकल चिपको टू चमोली, चिपको आंदोलन हुआ था आज से लगभग 50 साल पहले उत्तराखंड में, और आज चमोली में फ्लैश फ्लड आई है 7 फरवरी को। तो दोनों को अगर देखें तो लिंक है यहाँ पर हिमालयन रीजन और क्लाइमेट एनवायरमेंट, इन तीनों पिलर्स पे आप देखोगे तो तीनों पिलर्स यहाँ पे कॉमन दिखाई दे रहे हैं। फ़र्क कितना सा है, 21st सेंचुरी है, उस टाइम पे 20th सेंचुरी थी। देखेंगे इस आर्टिकल को क्या कंसर्न्स राइज किए जा रहे हैं अभी कौशिक दास गुप्ता जी के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा अगर चले रिटर्न ऑफ CAA, पॉलिटिक्स में फिर से जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था 2019 का, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इधर जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी, वो तो असम और वेस्ट बंगाल में अनाउंस कर रही है कि हम इम्प्लीमेंट करेंगे NRC और CAA को, और जबकि इनकी ऑपोजिशन में जो पार्टीज़ खड़ी है, फॉर एग्जांपल कांग्रेस, उन्होंने असम में, और कम्युनिस्ट पार्टी जो कि केरला में रूल कर रही है, वहाँ पर भी अब होना क्या है कि असम, वेस्ट बंगाल और केरला, यहाँ पे इलेक्शन होना है, तो यहाँ पे ये पॉलिटिक्स चल पड़ी है। और वो लोग ये कह रहे हैं कि बोला NRC और CAA हम इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे। देखो, CAA के बारे में थोड़ा सा आपको अगर बताऊं तो ये एक ऐसा कानून लाया गया था 2 दिसंबर 2019 में, जिसमें कि जिन NRC इम्प्लीमेंटेशन के बाद में जो भी नॉन मुस्लिम इमिग्रेंट्स हैं उनको एक तरीके से सिटीजनशिप देनी, हाँ, पर्टिकुलरली उन कंट्रीज से, कौन से, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, यहाँ से वहाँ के जो माइनॉरिटीज़ हैं वो यहाँ पे आएंगे इंडिया में, उन लोगों, अब वहाँ पे माइनॉरिटीज़ कौन होंगे, नॉन मुस्लिम्स, तो उनको सिटीजनशिप देने की बात की गई है। तो उसी चीज़ को लेकर के ये पॉलिटिक्स फिर से स्टार्ट हो गई है। तो ये हमारे इतना काम का था नहीं, जो काम की चीज़ थी वो हमने देख ली। अच्छा, एक चीज़ और कि ये जो CAA लाया गया था, पहली बार रिलीजन के बेसिस पे हमारे कंट्री में आप कहोगे कि सिटीजनशिप अलॉट करने की बात की गई है। तो वैसे इस आर्टिकल में और तो बाकी पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव्स हैं, बिल्कुल काम के नहीं है। हाँ, ये वाला आर्टिकल है टैक्स रिजीम चेंज, इसमें सुरंजलि टंडन के द्वारा कुछ चीज़ें बताई गई है कि ट्रांसपेरेंसी और टैक्स कंप्लायंस को इंक्रीज़ करने के लिए बजट ने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स डाले हैं। टैक्स बेस को इंक्रीज़ करने के लिए, मतलब टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा आए, उसके लिए गवर्नमेंट ने अपने आप को अभी रोका है, टैक्स ब्रेक दिया है कि अब टैक्स राइज नहीं करेंगे। डेटा दिया जा रहा है, एनालिसिस किया जा रहा है। अच्छा आर्टिकल है, देखेंगे इस आर्टिकल को। इसके अलावा ये जो है बियर बिफोर ब्रेड, ये माना जाता है अभी तक कि ब्रेड इंडस्ट्री होती है ना, ब्रेड बनती है, उसी से कहीं ना कहीं बियर का भी प्रोडक्शन होता है। बट अभी निकल के क्या आया है, कल ही हमने न्यूज़ एनालिसिस में भी रात को डिस्कस किया था कि आर्कियोलॉजिकल सर्वेज ने इजिप्ट में एक साइट है जहाँ का नाम है एबिडोस, ठीक है, वहाँ पर एक बियर फैक्ट्री का पता किया है। जो एबिडोस है वो कायरो, मतलब इजिप्ट की कैपिटल से लगभग 450 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, नाइल रिवर के बैंक पे या वेस्ट बैंक पे, ठीक है। तो वहाँ पर आप देखोगे फर्स्ट डायनेस्टिक पीरियड था, उस टाइम पर ये इस्टेब्लिश हुई थी, ये पता किया गया है। तो ये चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव थी, बाकी इस आर्टिकल में कुछ भी काम करेंगे, ये भी डिस्कस नहीं करेंगे। तो 2 आर्टिकल तो हो गए एडिटोरियल पेज से। आइडिया पेज पे अगर हम देखें तो हमारे पास में फर्स्ट आर्टिकल है न्यू डिजिटल क्वेश्चन एंड आंसर, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पर सवाल कोई भारत में ही नहीं थ्रू आउट वर्ल्ड उठाए जा रहे हैं। तो देखेंगे इस आर्टिकल को, और साथ में इधर किस तरीके से प्रीवियस रिजीम ने MSP को डैमेज करने की कोशिश की थी। वैसे तो पूरा आर्टिकल पॉलिटिक्स से एसोसिएटेड है, बट इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम समझेंगे कि क्या प्रोविजंस थे उस टाइम पे WTO में, जब हमारे यहाँ पर UPA की गवर्नमेंट चल रही थी। देखेंगे इस आर्टिकल को भी,
ठीक है, तो ऐसे करके 2 आर्टिकल हो गए आइडिया से, और ये वाला आर्टिकल अगर आप पढ़ना चाहो तो खुद से पढ़ोगे, हम डिस्कस बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब देखते हैं डिटेल में आर्टिकल्स को। फर्स्ट आर्टिकल है चिपको टू चमोली, कौशिक दास गुप्ता के द्वारा लिखा हुआ ये आर्टिकल है, जिसमें ये बोल रहे हैं नीति आयोग ने अभी रिसेंटली एक स्टडी को कमीशन करने की कोशिश की है कि जो जुडिशरी वर्डिक्ट देती है उसके कितने इकोनॉमिक इम्पैक्ट आते हैं, क्योंकि जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशरी के जो जजमेंट्स हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे क्वाजी जुडिशियल एजेंसी हो जैसे कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इनके जो भी जजमेंट्स हैं इनका क्या कॉन्सिक्वेंस आता है इकोनॉमिकली, उनके बारे में जजेस को ट्रेनिंग देना। कौन से जजेस को? जो अभी एनजीटी में, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में पोस्टेड है। बोले इससे क्या होगा? बोले इससे क्या होता है, फार रीचिंग इकोनॉमिक इम्पैक्ट। मान लो कोई प्रोजेक्ट है, उसको एनजीटी ने कैंसिल कर दिया, ये नहीं देखा कि कितना लॉस हो रहा है पैसे का, तो उस चीज़ के लिए अभी एक स्टडी ग्रुप स्टैब्लिश करने की बात की जा रही है नीति आयोग के द्वारा। बट राइटर इसी बात पर सवाल उठा रहे हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है ना, वो केवल और केवल कॉमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा रहा है, जबकि जो बाइनरी है, डेवलपमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, आप कह सकते हो एनवायरनमेंट, ये हैंड इन हैंड चलना चाहिए, सेपरेशन में नहीं चलना चाहिए। बट इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग हम डिटेल में जानेंगे कि क्या पूरा मुद्दा है। देखो, पेंडेमिक ने पिछले साल पूरा परेशान करके रखा, तो पिछले साल ये नीति आयोग इस तरीके की स्टडी ग्रुप को एस्टैब्लिश करने वाला था, बट नहीं कर पाया। रही सही में हमने देखा कि जो चमोली में अभी जो फ्लैश फ्लड आई है, जिससे 150 वर्कर्स अभी भी एक डेब्रिस के, मतलब एक मलबे के नीचे दबे हुए हैं। और आप देखते हो कि पिछले 50 सालों से पहले चिपको आंदोलन भी यहीं पर हुआ था, इसी एरिया में। वो भी एक इकोलॉजिकल मूवमेंट था कि कैसे भी करके चमोली डिस्ट्रिक्ट या उत्तराखंड के इकोलॉजी को प्रोटेक्ट किया जाए। आज आप देखोगे माउंटेन्स, फॉरेस्ट, वाटरशेड, ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वाटरशेड का मतलब हो गया कि पानी कहाँ कहाँ से कलेक्ट कर रही है रिवर, और 2 रिवर्स के बीच का डिवीजन लाइन, दैट इज नॉन एज वाटरशेड। ठीक है, इसके बारे में आप 11th की जो ज्योग्राफी की बुक है उसमें पढ़ते हो। चिपको की अगर बात करें, देखो आज के टाइम पे ट्री हगिंग वुमेन की बात करें, जो कि गढ़वाल विलेज के अंदर किस तरीके से औरतों ने गले से लगा लिया था पेड़ों को, और वो एक कंजर्वेशन का मूवमेंट था। आज अगर मल्टीपल आइडेंटिटीज़ देखिए, जिन्होंने अलग अलग तरीके से इको फेमिनिज्म कि कैसे भी करके एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करो, और साथ में फेमिनिज्म मतलब औरतों के साथ में गांधीयन सत्याग्रह की बात करो, वन बचाओ आंदोलन की बात करो, जहां पर लोकल लोगों ने बहुत ज़्यादा जोरों शोरों के साथ में पार्टिसिपेट किया और कैसे भी करके अपने एक एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। आज आप देखोगे अगर फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड रहते हैं ना, तो देखो वाटर शेड है ना, वो अच्छे से डेवलप हो पाते हैं, नदियों में पानी की सप्लाई में प्रॉब्लम नहीं आती, सॉइल की नरिशमेंट होती रहती है, पत्ते गिरते हैं, लीफ जो हैं वो धीरे धीरे डिके करती हैं, तो फर्टिलिटी बढ़ती है। ऐसे ही रॉक्स को भी पकड़े रखते हैं, पेड़ पौधे अगर होते हैं, जड़ें क्या होते हैं, बिल्कुल पकड़े रखेंगे तो वो एरोजन नहीं होता, और साथ में लैंडस्लाइड की प्रॉब्लम भी नहीं आती, जो कि अभी लैंडस्लाइड की वजह से ही कहीं ना कहीं ये फ्लड्स आई हैं। इसके अलावा फॉडर्स फॉर एनिमल, फ्यूल फॉर किचन, और लोगों के लिए, जानवरों के लिए लाइवलीहुड का भी एक जरिया बनते हैं फॉरेस्ट, तो इनको बचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से फॉरेस्ट, और वो भी उत्तराखंड जैसे हिमालयन स्टेट में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज अगर हम देखें एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक्स, ये एक अपने आप में डायलेक्टिकल आइडेंटिटीज़ बन गई हैं कि एक तरफ तो एनवायरनमेंट है, दूसरी तरफ इकोनॉमिक्स है। यहाँ पर आइसोलेशन में ना चलने की बजाय हमें चलनी चाहिए दोनों को साथ में लेकर के, क्योंकि अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हो, जैसे कि अभी ये जो फ्लैश फ्लड आई है, क्या हो रहा था, वहाँ पे एक थर्मल पावर प्लांट का काम चल रहा था और उसी के अंदर फिर फ्लड आ गई, तो एनवायरनमेंट को आपने प्रोटेक्ट नहीं किया, प्रिजर्व नहीं किया, तो उसका लॉस आपको इकोनॉमिकली देखना पड़ा कि नहीं। तो क्यों ना आप पहले स्टडी प्रॉपर करके फिर बाद में इंप्लीमेंट करो। देखो, गढ़वाल और कुमाऊं रीजन की अगर बात करें, तो स्टेट गवर्नमेंट ने पहले तो क्या था, उत्तराखंड पार्ट हुआ करता था उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश के प्लेन एरिया से चलता था, तो उनको कुछ पता नहीं था कि क्या इकोलॉजिकल सेंसिटिविटीज़ हैं उत्तराखंड में। बट जैसे ही आप देखोगे उत्तराखंड बना दिया गया 2000 में, उसके बाद में अभी तक वहाँ पर इकोलॉजी को बिल्कुल ही साइड में कर दिया गया है। लगभग 50 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स वहाँ पे काम अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब ऑपरेशनल है, अंडर कंस्ट्रक्शन है या प्रपोज्ड यूनिट है, टोटल 50 पे काम हो रहा है। आप देखो तो एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स ने अपनी तरफ से साफ साफ बोला है कि ये फ्रेजाइल रीजन है, सिस्मिकली अनस्टेबल रीजन है, यहाँ पर भूकंप आते रहते हैं, माउंटेन है वो लगातार अपनी हाइट बढ़ाया जा रहा है, यहाँ पर आप कोई भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी मत करो, कैरिंग कैपेसिटी बहुत कम है यहाँ की। बट एनर्जी इंडस्ट्री ने
स्टेट की पॉलिटिकल लीडरशिप ने अपनी तरफ से क्या कहा, बोला कि चाहे कुछ भी हो हम डेवलपमेंट ला करके रहेंगे। अब वो डेवलपमेंट कैसा है, जो अभी हमने देखा लगभग 150 जने जो हैं वो मलबे के नीचे दबे हुए हैं। इसी पेपर में आपने देखा था कुछ रिपोर्ट्स भी आई थी, उन रिपोर्ट्स में क्लियर किया गया है, इसी पेपर को हम डिस्कस कर रहे हैं ना, इसलिए बोल देते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो इसी पेपर में हमने डिस्कस किया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से लगातार हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को प्रमोट कर रही है उत्तराखंड में, और कैसे भी करके बोला एनर्जी सिक्योरिटी और इकोनॉमी को प्रॉस्पर करना है, तो बोला एनर्जी के लिए तो हमें उत्तराखंड में ज़्यादा से ज़्यादा पावर प्लांट लगाने पड़ेंगे। बट हमें क्या, हम और साथ में बोला एम्प्लॉयमेंट भी लगातार क्रिएट होता रहेगा। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा सिस्मिकली सेंसिटिव रीजन है। नीति आयोग की जो स्टडी है जिसमें जजेस को सेंसिटाइज करना, वो केवल और केवल पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा रहा है, ना तो एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और केवल इकोनॉमिक कंसिडरेशन, केवल एक बैलेंस बनाने की जरूरत है। यहां पर कमी किसकी है, एक एक्स एंटे एनालिसिस की। एक्स एंटे एनालिसिस का मतलब होता है कि आप फॉरकास्ट पे बेस्ड काम करते हो ना, तो कम से कम आप स्टैटिस्टिक्स को तो स्टडी करो ना, ठीक है। देखो रियलिटी तो चलो फ्यूचर बताएगा, बट एटलीस्ट आप कम से कम कैलकुलेट तो करो। आज जो इकोनॉमिक कॉस्ट की बात कर रहे हो, आज प्रोजेक्ट में 5,000 करोड़ रुपए आप लगाओ, और फिर एनवायरमेंटल लॉसेस की वजह से वो प्रोजेक्ट फिर मतलब अचानक से फ्लड आ गया, डिजास्टर आ गया, वो प्रोजेक्ट पूरा ही बह गया, तो क्या मतलब है ऐसे डेवलपमेंट का। तो इसलिए बहुत सोच समझ करके आगे चलने की जरूरत है। जुडिशियल एक्टिविज्म पे सवाल उठाए जा रहे हैं, तो उसके पहले उत्तराखंड का जो वल्नरेबिलिटी है, उत्तराखंड ही नहीं, चाहे कोई भी रीजन हो, उसके लिए आप अप्लाई करो इस चीज को। जॉब और रेवेन्यू लॉस को ही केवल फोकस में मत रखो कि हाँ भाई पैसे की कमी आ रही है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। उसके पहले ये भी तो देखो ना, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो, चाहे वो हाईवे से रिलेटेड हो, डैम से रिलेटेड हो, कितना ज़्यादा ओपोजिशन वहाँ के लोग कर रहे हैं, वहाँ के लोगों के मन में डर भी बैठ गया है कि कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए। क्योंकि कल परसों एक न्यूज़ भी आई थी, एक रिपोर्ट भी हमने देखी थी कि एक और लेक है वो भी बस्ट होने के कगार पर है। तो इस तरीके की लेक्स तो पता नहीं कितनी बनी हुई है, जहां पर लैंडस्लाइड और डेब्रिस की वजह से जो मेल्टेड जो स्नो वाटर है वो इकट्ठा होया हुआ है, और अगर वो थोड़ा सा भी अनकंसोलिडेटेड मटेरियल टूट गया, जो एक बैरियर के तौर पे बना हुआ है वहां पर लैंडस्लाइड की वजह से, तो पूरी एकदम से फ्लैश फ्लड आ जाती है। अगर पूरे कंट्री के हिसाब से देखें और माउंटेनस रीजन में अगर देखें, तो वहां पर आप एक तरीके से ऊपर से रिमूवल करते हो, अपर जो टॉप सॉइल है, टॉप लेयर है, उसको रिमूव करते हो, जिसकी वजह से क्या होता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो टारगेट है ना, जो बार बार हम एको सुनते रहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2030 आते आते हैं, यूएन का जो टारगेटेड मैनर में काम करना है, तो वो अचीव करना चाहते हो, तो माउंटेनस रीजन को आप इस तरीके से अवॉइड मत करो। अगर इस तरीके से इग्नोर करेंगे तो हमारे जो टारगेट है, हम जो अचीव करना चाह रहे हैं, उसके पहले ही फेल हो गए। देखो ये इकोलॉजिकली फ्रेजाइल जोन है, नेचुरल डिजास्टर यहाँ आना बहुत बहुत ही कॉमन चीज़ है। 2013 में जो आप कहोगे फ्लड्स आई थी ना, उनको कहीं ना कहीं रीइमेजिन करना शुरू कर दिया है इस टाइम पे फिर से लोगों ने। ऋषि गंगा में उस टाइम पे आई थी, लगभग 5,000 लोगों से भी ज़्यादा की ज़िंदगी चली गई थी। केदारनाथ वैली में फ्लड्स आई थी, ठीक है। ये जो दो ट्रेजेडीज़ हैं, ये बिल्कुल नोटेबल पॉइंट्स हैं, इन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। फ़र्क इतना सही क्या है यहाँ पे कि एक तो जो डिजास्टर है वो फ्लैश फ्लड किसकी वजह से आई थी, लैंडस्लाइड की वजह से और स्नो के मेल्ट होने की वजह से, राइट, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। और दूसरा वहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल। दैट मीन्स केवल कॉन्ट्रास्ट किस चीज़ की है कि एक तो ज़्यादा रेनफॉल और दूसरा सनशाइन, जो कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो दोनों में कॉमन एक ही चीज़ है, हिमालयन माउंटेन सिस्टम। आप प्लीज़ इस सिस्टम की फ्रेजाइलिटी को आप अंडरस्टैंड करो, फिर उसके हिसाब से आगे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को कैरी ऑन करो। हिमालय एक इवॉल्विंग माउंटेन है जिसकी हाइट हर साल बढ़ती रहती है। आपको पता होना चाहिए कि यूरेशियन प्लेट के नीचे इंडियन प्लेट है, वो लगातार नीचे सबडक्ट करती चली जा रही है, तो इसकी वजह से माउंटेन यहाँ पे बनते चले जा रहे हैं। तो इस वजह से हमें यहाँ पर कुछ भी क्रिएट करने से पहले सोचने की ज़रूरत है। स्लोप्स हैं माउंटेनस रीजन के, ये जो स्लोप्स हैं ये भी अनस्टेबल हैं। इसके अलावा ग्लेशियर्स हैं, वो लगातार ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मेल्ट होते चले जा रहे हैं, आइस मेल्ट हो रही है, रॉक्स हैं, डेब्रीज हैं, वो भी लगातार कहीं ना कहीं इरोड अवे होकर के और फिर बाद में ये एक छोटी छोटी लेक्स बना देते हैं, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा प्रॉब्लम अभी डिजास्टर सामने आया है। तो यहाँ पर जो ज्यूरी स्टैब्लिश की जाएगी, ज्यूरी का मतलब एक तरीके से जो एक्सपर्ट्स गए हुए हैं वहाँ पे, वो अभी फाइनलाइज करने में अभी एक्यूरेसी नहीं आई है, बट हमने फिर भी कितनी रिपोर्ट्स देखी है कि लैंडस्लाइड और जो आप कहोगे जो हैंगिंग आइस मासेज हैं उनका गिरना और उनका मेल्ट होना और उस पानी उसका बड़ी सारी लेक में कन्वर्ट होना, जिसकी वजह से आप कहोगे ये फ्लड्स आई हैं।
उत्तराखंड वाले रीजन में लगभग 1400 ऐसे ग्लेशियर्स हैं जो कि रिट्रीट कर रहे हैं, मतलब घट रहा है उनका वॉल्यूम, लगातार पिघल रहे हैं वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। 2019 में एक पेपर था साइंस एडवांसेस में, एक जर्नल में, जिसमें ये कहा था कि हिमालयन ग्लेशियर्स की अगर मेल्टिंग देखें तो 2000 के बाद में और ज़्यादा स्पीड से हो रहा है, लगभग दुगनी स्पीड से रिट्रीट कर रहे हैं एज कंपेयर टू कि 2000 से पहले 25 साल पहले की बात करें, मतलब 1975 से 2000 के बीच में जितना रिट्रीट हो रहा था ग्लेशियर्स का हिमालयन रीजन में, उससे जस्ट डबल स्पीड से 2000 के बाद में हो रहा है रिट्रीट। ठीक है, इस यहाँ पर क्लाइमेट चेंज और इकोलॉजी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। हम बार बार देख रहे हैं इस चीज़ को, चाहे पौधों की कटाई या फिर वहाँ पर टनल बनाने के लिए अब जो आप कहते हो उसको जो RDX होता है उसको ब्लास्ट करना, इसी तरीके से टनल को बनाते टाइम पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ करना। 2013 की फ्लड्स के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट को कहा था कि आप इसके बारे में जो जितने भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनका इस डिजास्टर से एसोसिएटेड स्टडी कराओ। तब जाकर के रवि चोपड़ा कमेटी स्टैब्लिश की गई थी और रवि चोपड़ा कमेटी ने अपनी तरफ से कहा था कि ये जो एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है सिस्मिकली, और यहाँ पर जो कुछ भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिनको एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिली हुई है, एक बार फिर से आप उनको चेक करो, रीचेक करने की जरूरत है। बट उस कमेटी, रवि चोपड़ा कमेटी के रिकमेंडेशंस को रिजेक्ट कर दिया गया था, माना ही नहीं गया था। आज इकोलॉजिकल गवर्नेंस की बात करें तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुकी है। एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट एक ये बाइनरी है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। नीति आयोग जो प्रोजेक्ट करना चाह रहा है जिसमें केवल और केवल एक ही चीज़ पे ध्यान दिया जा रहा है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे प्रमोट की जाए, बट पिछले 25 सालों में जो कुछ हो रहा है जिसकी वजह से हमने अभी देखा कि ग्लेशियर्स की मेल्टिंग जो है वो डबल स्पीड से हो रही है, तो हमें इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। चिपको आंदोलन की अगर बात करें तो वहाँ पर ह्यूमन बीइंग ने फॉरेस्ट, माउंटेन्स और वाटर बॉडीज़ पर ध्यान दिया था, तो आज भी हमें इसी चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इकोलॉजी को हमें प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। अगर इसी तरीके से इकोलॉजिकली हमने सेंसिटिव रीजन्स को इग्नोर किया तो ये जो डिज़ास्टर्स हैं, जो चमोली में ट्रेजेडी आई है, ये जो मैसेज है इसको हम इग्नोर करते हैं तो ये रिपीटेडली आपको फेस करनी पड़ी। इको फ्रेजाइल एक्टिव जो रीजन्स हैं उन पर हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। एनवायरमेंटल और डेवलपमेंट बाइनरी को साथ में लेके चलने की ज़रूरत है, नहीं तो फिर गड़बड़ी होती रहेगी, तो फिर बाद में परेशानी हम होते रहेंगे। तो सिविल सोसाइटी, पॉलिटिकल प्लेयर्स, जो भी नॉलेज स्टैब्लिशमेंट्स हैं, उनको फिर से चिपको आंदोलन का जो विज़न था उसको रीएनिमेटेड करने की ज़रूरत है कि कैसे भी करके इस पूरे इकोलॉजिकल सिस्टम को प्रोटेक्ट किया जाए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, टैक्स रिजीम चेंज। ये लिखा हुआ आर्टिकल सुरंजलि टंडन के द्वारा। देखो, जब कोविड-19 आया था तो फिस्कल मैथ को बिल्कुल बिगाड़ दिया था, क्योंकि खर्चा तो ज़्यादा करना था फिस्कल सपोर्ट के तौर पे और रेवेन्यू कहीं से कलेक्ट हो नहीं रहा था क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ही नहीं थी। तो पॉलिसी मेकर्स ने अपनी तरफ से ये सोचा कि कैसे ये जो पैसे की कमी आ रही है खजाने में ये पूरी की जा सके। ये कोई इंडिया की प्रॉब्लम नहीं थी, थ्रू आउट इंडिया। तो हमारे यूनियन बजट ने बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम उठाए और इस पर आप देख सकते हो कि जिस तरीके से टैक्स में एक तरीके से ब्रेक लगाया है, ठीक है, उस टैक्स ब्रेक की वजह से जो कदम उठाए गए हैं वो प्रैग्मेटिक लग रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच दिखाई दे रही है कि जिसकी वजह से स्टेटस को ही मेंटेन किया गया, कोई टैक्स रेट इंक्रीज नहीं की गई। इंडिया के टैक्स पेयर बेस की अगर बात करें तो बहुत लिमिटेड है, हमारे यहाँ पर टैक्स पे बहुत कम लोग करते हैं नियरली, क्योंकि अब हमें पता है, कल हमने एक आर्टिकल देखा था, रिपोर्ट देखा था, लगभग 67% इंडियन पॉपुलेशन जो है वो जो PDS सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसके अंडर में फ़ायदा उठाती है। तो देख लो, केवल 33% लोगों को ही आप APL कंसिडर करो यहाँ पे, अबव पुअर्टी लाइन। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं क्लियर तो होती है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे जो कॉरपोरेट टैक्स आता है टोटल, उसका 60% टैक्स तो केवल और केवल जितनी बड़ी कंपनियां हैं, जितनी भी सारी कंपनियां हैं, उनमें से 0.06% कंपनीज ही पे कर देती हैं 60%। तो आप देखो, इनइक्वालिटी को भी शो कर रहा है ये, और साथ में हमारे यहाँ पर अभी भी लोअर लेवल पे जो स्मॉल एंड मीडियम स्केल के जो एंटरप्राइजेज हैं वो ज़्यादा चल रहे हैं। अगर दूसरी तरफ देखें इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स की, तो लगभग 0.7% जो कि रिपोर्ट करते हैं ना टैक्सेबल इनकम कि हाँ हमारे पास में इनकम ज़्यादा आ रही है, 0.7% ही ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम 25 लाख से ज़्यादा है। अब आप खुद देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा इनइक्वालिटी या फिर कितना ज़्यादा टैक्स बेस हमारे यहाँ पर आप कह सकते हो प्रेवलेंट है।
इसके हिसाब से अगर टैक्स रेट को इंक्रीज कर देती सरकार इस बार, तो क्या रेवेन्यू बढ़ता? जी बिल्कुल नहीं, केवल एडवर्स इफेक्ट आ जाता है इसका। क्योंकि हमारे यहाँ पर टैक्स देने वाले जो टॉप है, जैसे कि 0.06, मतलब 100 बंदे अगर अपनी कंपनी लेकर के बैठे हैं तो टैक्स कितने जने दे रहे हैं? 0.06% ही, समझ रहे हो? और वो कितना देते हैं? जितना टैक्स कलेक्ट होता है कॉर्पोरेट टैक्स का, उसका 60% तो ये लोग ही दे देते हैं। ऐसे इनकम टैक्स का आप देख सकते हो। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से बहुत सोच समझ के कदम उठाया कि टैक्स को रेट राइज ना करने की बजाय हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्स करने की ज़रूरत है, और उसी पर ध्यान दिया गया है। सेस की अगर बात की जाए, गवर्नमेंट के पास में एक स्कोप रहता है कि टैक्स ऑन टैक्स लगा दिया जाए, और सेस में क्या होता है कि ये एक तरीके का सरचार्ज ही होता है। बट इसमें आप देखोगे ये केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में चला जाता है। सरचार्ज में तो क्या होता है, फिर भी डिवाइड करने का नौबत आ जाती है स्टेट्स के साथ में। सेस में सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से नाम लेकर के कि हाँ भाई एजुकेशन सेस है, कार्बन सेस है, ऐसे करके बोल के ले लेती है। तो अगर इनकम टैक्स के साथ में सेस अप्लाई कर दे तो, और वो भी 1% अप्लाई करे, तो कितना फ़ायदा होगा सरकार को? कितनी मतलब रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ जाएगा विद लगभग 14,000 करोड़ का। तो एक्सपर्ट्स ने अपनी तरफ से ये कहा है कि जब से पेंडेमिक आई है, तो ये जो एनामली है ना, जिसमें कि स्टॉक मार्केट तो बूम कर रहा है और दूसरी तरफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अब बिल्कुल बॉटम लाइन पे चल रही है, तो इसको कहीं ना कहीं टैकल करने की ज़रूरत है। जेनेथ येलेन, यूएस फेडरल रिजर्व के जो हेड हैं, उन्होंने भी सजेस्ट किया कि मार्केट बेस्ड टैक्स को हमें इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, क्योंकि मार्केट में ज़्यादा हलचल हो रही है। जैसे कि हम सेंसेक्स को देख रहे हैं, 50,000 का रिकॉर्ड तक भी क्रॉस कर दिया। तो बोला वहाँ पर जो भी इक्विटी गेन हो रही है उस पर टैक्स लगाने की ज़रूरत है, बजाय कि नॉर्मल इनकम या कॉर्पोरेट टैक्स हम अप्लाई करें। तो इससे क्या होगा, जो पेंडेमिक का अनइक्वल इफेक्ट है ना, उसको बैलेंस में लाया जा सकता है। फिर भी देखो एक अपॉर्चुनिटी आती है कि इस तरीके के टैक्स को अप्लाई करना इंडिया में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट को भी तो अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की कमी है, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट अगर बाहर से आता है, उसमें भी पर्टिकुलरली क्या आता है, FPI, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, तो उसको हम डिस्करेज नहीं कर सकते। पर इसका मतलब ये नहीं है कि करंट टैक्स सिस्टम जो अभी हमारे यहाँ पर चल रहा है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जी ऐसा नहीं है। देखो यूके ने भी अपने टैक्स सिस्टम को री एग्जामाइन करने की बात कही है, तो हमें भी लॉन्ग टर्म के बारे में प्लान करने की ज़रूरत है। तो अभी जो बजट में जितना अनाउंसमेंट किया गया है, अगर वहाँ पे देखें तो कंप्लायंस पर मेन जोर दिया गया है और ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करने की बात की गई है कि जैसे भी टैक्सेशन को हम इंप्रूव करें तो उसके लिए हमें थोड़ी हमारी खुद की गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी भी इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से 2 सिग्निफिकेंट आप कह सकते हो ओपनिंग रखी हैं। एक तो असेसमेंट के तौर पे, असेसमेंट के बाद में फिर वो एपेलेट वाला जो मुद्दा है वो, ठीक है। तो होता क्या है कि पहला जो प्रोविज़न किया गया है बजट में वो ये कि अगर 50 लाख से ज़्यादा का अगर टैक्स कोई पे करता है, ध्यान रखना आप यहाँ पे कि एक असेसमेंट होगा बजट एसेट का, या फिर जो टैक्स पे किया जाता है उसके लिए एक असेसमेंट होगा, और उसको लिमिट कर दिया गया है 3 साल के लिए, केवल छोड़ के उन कंपनीज को जो 50 लाख से ज़्यादा का टैक्स पे करती हैं। मतलब 50 लाख से कम का टैक्स जो पे कर रही हैं, उनका जो एसेट्स हैं उनका रीअसेसमेंट होगा, जिसके बेसिस पे टैक्स लिया जाता है। एसेट तो क्या मतलब, उनकी जो टर्नओवर है वो, उनका असेसमेंट होगा पिछले 3 साल के अंदर अंदर, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ, और कोई बड़ी कंपनी है जो 50 लाख से ज़्यादा टैक्स देती है गवर्नमेंट को, तो उनका असेसमेंट होगा 3 साल से ज़्यादा का टाइम दिया हुआ है। तो ये कि रिलैक्सेशन देना बहुत सही बात है, और जो कंपनियां छोटी हैं उनके लिए टाइम पे कंप्लीट करना बहुत सही बात है। फिर दूसरा राइटर बोलना चाह रही हैं कि असेसमेंट जो होगा वो एक आप कहोगे कि फेस टू फेस नहीं होगा, फेसलेस मैनर में होगा। इससे क्या होगा, जो लिटिगेशन का सबसे बड़ा कारण है ना, जो केस चल रहे हैं टैक्स को लेकर के, तो एक तरफ तो टैक्स पेयर होता है और दूसरी तरफ टैक्स ऑफिसर्स होते हैं। तो वो टैक्स ऑफिसर्स क्या है, टैक्स टेररिज्म को प्रमोट करते हैं। कभी तो पैसा मांगते हैं, कभी ज़्यादा टैक्सेस लगा देते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। तो यहाँ पर जो एक मेन बात आ जाती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, या फिर जो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होना चाहिए बिजनेस के लिए, उसको डिस्करेजमेंट मिलता है, ठीक है। तो फेसलेस असेसमेंट की बात करें और उसमें भी इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल को फेसलेस चलाना, ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की कमिटमेंट को शो करता है कि कितना इंपॉर्टेंट काम है कि लिटिगेशंस मिनिमाइज की जा सकें, जो केसेस चल रहे हैं उनके नंबर्स को एक मिनिमम लेवल तक ले जाया जा सके। देखो कैग ने भी अपनी रिपोर्ट में ये चीज़ कही थी कि जो टैक्स टेररिज्म है या फिर लोगों के द्वारा जो टैक्स लगाया जाता है, जो ऑफिसर्स हैं, उस प्रोसेस को हमें इंप्रूव करने की ज़रूरत है।
तो ये ही कहीं ना कहीं जस्टिफाइड मैनर में गवर्नमेंट ने किया है। तो एक तो ये 3 साल वाला प्रोविज़न और एक ये इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल वाला जो फेसलेस मैनर में करना, ये दोनों काम बहुत ही इंपॉर्टेंट बताए जा रहे हैं टैक्स रेट को बिना इंक्रीज किए। इसके अलावा फेसलेस अपीलेट ट्रिब्यूनल की अगर बात करें तो इसमें देखो इंटरफेस बहुत कम हो जाएगा। ट्रिब्यूनल जो है वो एसेस जब भी करेगा, जहां तक भी पॉसिबल एक्सटेंट होगा जितना भी, तो वहां पर ज्यूरिसडिक्शन को एक डायनामिक्स मिलेगी, वहां पर वो सोच समझ करके फिर आगे काम करेंगे। पर हाँ, ये बात भी ठीक है कि ये जो फेसलेस सिस्टम तैयार किया जा रहा है इसको भी हमें एग्जामाइन एक बार करने की ज़रूरत है। देखो इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल की अगर बात करें तो यहाँ पर ये फर्स्ट लेवल अपील होगी। अगर कोई भी ऑफिसर के अगेंस्ट में अपील करनी है, कोई भी वर्डिक्ट लेकर, वर्डिक्ट से खुश नहीं है टैक्स पेयर तो उनको वहाँ पर जाकर के अपील कर सकते हैं। तो एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है टैक्स पेयर को कि अपनी बात को वो रख सकें। ये राइटर ने खुद ने कहा है कि मेरी खुद की रिसर्च है कि इंडिया में जितने भी केसेस चल रहे हैं ना, उन केसेस में ज़्यादातर केसेस तो किससे रिलेटेड है, मतलब ज़्यादातर केसेस जो डिस्पोज हुए हैं उन केसेस में टैक्स पेयर की ही जीत हुई है। बता रहे हैं कि लगभग 60% केसेस जो हैं वो टैक्स पेयर ही जीतते हैं जो भी इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में गए हैं। और फेसलेस मैनर में जाना अब तो और भी ज़्यादा उनके लिए फेवरेबल कंडीशन बन जाएगी। तो ये जो डायनेमिक ज्यूरिसडिक्शन है ना, ये देखो 2 चीज़ों पर डिपेंडेंट रहेगी। एक तो इंटरफेस को मिनिमाइज करना जिससे कि 1 to 1 बातचीत ना हो, तो एक तो हरासमेंट ना हो या फिर उनके बीच में कोई कोलिशन ना बन जाए, जो टैक्स पेयर है और टैक्स ऑफिसर्स है, क्योंकि वो क्या करते हैं फिर दोनों बैठ करके उनको थोड़ी ब्राइब दे देते हैं और उसके बाद में फिर बच जाते हैं। दूसरा, जो कंप्लायंस बर्डन है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ेगा। इससे क्या होगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पे करने की कोशिश करेंगे। देखो विवाद से संवाद स्कीम 2020 में गवर्नमेंट ने शुरू की थी और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिला है कि जो पाइलिंग लिटिगेशंस थी, बहुत सारे लिटिगेशन लगातार जो जत्थे बनते चले जा रहे थे, वहां पर कहीं ना कहीं 85,000 करोड़ का मतलब कलेक्शन हुआ है लगभग 1,10,000 टैक्स पेयर्स से। ये बात ठीक है कि हाँ 4,34,000 करोड़ का कॉर्पोरेट टैक्स जितना कवर होता है उसके कंपैरिजन में तो बहुत कम है, बट फिर भी 85,000 करोड़ रुपए रिकवर होना और केसेस का बंद हो जाना, इट्स अ बिग डील, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और साथ में डिस्प्यूट्स का खत्म होना तो एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनता है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म की बात करें कि टैक्स पेयर और गवर्नमेंट और टैक्स पेयर के बीच में कोई डिस्प्यूट आ रहा है तो वहाँ पर भी ये जो एक ट्रांसपेरेंट मैनर में काम करना बहुत ही अच्छी बात रहेगी। गवर्नमेंट की तरफ से ये अच्छा कदम उठाया गया है। इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी भी गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से हल्की सी रखने की कोशिश की है कि हाँ टैक्स रेट की बात करें या टैक्स बेस को रीडिफाइन करना। टैक्स रेट का मतलब इंटरेस्ट रेट हो रही है, टैक्स बेस का मतलब हो गया कि आप नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स को इंक्रीज करो, उसको टैक्स बेस बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से टैक्स रेवेन्यू भी अपने आप इंक्रीज होगी और उसका असर जीडीपी में भी दिखेगा, जिसको हम बोलते हैं टैक्स बायंसी। ठीक है ना, टैक्स बायंसी मतलब टैक्स इंक्रीज होता है, रेवेन्यू इंक्रीज होती है गवर्नमेंट के पास में, तो उसका असर जीडीपी पे अपने आप ही दिखता है। आज अगर इनकम टैक्स कलेक्शन की बात करें तो लगभग 22% इंक्रीज होने का एक्सपेक्टेशन लग रही है और नॉमिनल जीडीपी की ग्रोथ रेट अगर देखिए तो 14%। तो ये थोड़ा शॉर्ट टर्म है, इस डेटा का इतना काम का है नहीं। तो पॉइंट देखो इतना सही आ रहा है, गवर्नमेंट के पास में फिलहाल तो देखो बोरोइंग के अलावा दूसरा ऑप्शन है नहीं, बट लॉन्ग टर्म में ये टैक्स रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट ने रखी है इसका असर डेफिनेटली मिलेगा, ट्रांसपेरेंसी लाने का असर पूरा मिलेगा और टैक्स कंप्लायंस जब बढ़ेगी तो उसका भी असर डेफिनेटली जीडीपी में देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है न्यू डिजिटल क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ये आर्टिकल लिखा है सी राजा मोहन जी के द्वारा। देखो रिसेंट स्क्रिमस जो देखा गया है, स्क्रिमस मतलब खींचतान जो देखी गई है ट्विटर और इंडिया के बीच में, ये केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ ही एसोसिएटेड नहीं है। यूएस में भी टैक्स जाइंट के अगेंस्ट में बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं। इवन यूएस गवर्नमेंट जो है वो केस भी दायर कर चुकी है फेसबुक के अगेंस्ट में कि 40 से ज़्यादा यूएस के स्टेट्स में ये फेसबुक ने अपनी मोनोपोली चलाई है। 2016 के इलेक्शन देखो या 2020 के इलेक्शन देखो, यूएस पॉलिटिक्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हुआ दिखाई दिया है। इवन मैनिपुलेशन के भी आप कह सकते हो कि बातचीत कही जा रही है कि सोशल मीडिया ने बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया है वोट्स को। ठीक है, तो स्टोरी केवल इतनी सी नहीं है कि सोशल मीडिया कंपनी इलेक्शंस तक ही असर रखती है, नहीं, वो डोमेस्टिक से लेकर के इंटरनेशनल इश्यूज़ में भी बहुत कुछ मुद्दा बनाती है। चाहे वो इकोनॉमिक पावर की बात करो, इंडिविजुअल राइट्स की बात करो स्टेट के अगेंस्ट में, कॉरपोरेशन की बात करो, डिसइंफॉर्मेशन की बात करो, डिजिटल जियोपॉलिटिक्स की बात करो या ग्लोबल डिजिटल गवर्नेंस की बात करो, हर एक फील्ड में
जो ये टेक्निकल जाइंट्स हैं ये अपनी दादागिरी चला रहे हैं। चाइना देखो अपनी तरफ से बिल्कुल क्लियर आंसर लेकर के आ चुका है कि क्या तो गलत है, क्या सही है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। नया एक डिजिटल क्वेश्चन जिसमें कि देखो चाइना तो कम्युनिस्ट है, अपने हिसाब से कुछ भी कर सकता है, अपने हिसाब से रोक सकता है, रेगुलेट कर सकता है। बट लिबरल सोसाइटी, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की बात की जाए ना, वहाँ पर बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि इंडिया, यूएसए, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, सब परेशानियों का सामना कर रहे हैं कि इन डिजिटल जाइंट्स को कैसे कंट्रोल में लाया जाए। एक भी ऐसा कंट्री नहीं है जो कि इस प्रॉब्लम से बच रहा हो। डेमोक्रेटिक फोर्सेस की अगर बात करें तो ज़रूरत क्या है कि उन सबको एक साथ मिलकर के कोलैबोरेट करने की ज़रूरत है, एक नए न्यू नॉर्म्स बनाने की ज़रूरत है। देखो डिजिटल वर्ल्ड जो है ना, ग्लोबल विलेज को बिल्कुल एकदम क्लियर साबित करता है कि आज आप बैठे बैठे यूएस में आपके कोई भी रिलेटिव है, उनके साथ में 2 मिनट में कांटेक्ट कर लेते हो, राइट। तो उस केस में क्या हो गया, यूं नहीं लगता कि बहुत दूर बैठे हैं। तो उस केस में सभी जो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको साथ में आने की ज़रूरत है, डेमोक्रेसीज को एटलीस्ट, और फिर बाद में नॉर्म्स को फाइनलाइज करने की ज़रूरत है। देखो यूएसए में लेफ्ट हो, लेफ्ट का मतलब हो गए जो लेफ्टिस्ट है, डेमोक्रेट्स आप कह सकते हो, या फिर जो लेफ्ट की आइडियोलॉजी रखते हैं, सोशलिज्म की थोड़ी सी बात रखते हैं। दूसरी तरफ राइटिस्ट जो कैपिटलिज्म को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पर भी दोनों तरफ ही परेशानियां हैं। वो डिमांड कर रहे हैं कि कैसे भी करके अमेजोन, गूगल, फेसबुक और ट्विटर जैसे बड़े जो ये कंपनियां बन गई हैं, इन पर कंट्रोल बनाया जाए, क्योंकि ये बिल्कुल ही कंट्रोल से बाहर हो रही हैं। बट आज आप देखोगे ना, ये कंपनियां कोई 20वीं सेंचुरी की तरह तो है नहीं कि जैसे वहाँ पर यूएस में पावर ऑयल कंपनी थी, रेल रोड कंपनी थी, स्टील इंडस्ट्री थी, उनको कंट्रोल में ला दिया था यूएस गवर्नमेंट ने। आज के टाइम पे ये कंपनियां यूएस का ओरिजिन तो रखती हैं, पर थ्रू आउट वर्ल्ड इनका ऑपरेशन चलता है। गूगल और अमेजोन तो आप कह सकते हो कितना ज़्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म इनका बन गया है, फेसबुक भी कम नहीं है। तो वैसे भी यूएस गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से लॉ सूट फाइल कर रखा है इन कंपनियों के अगेंस्ट में, फेसबुक के अगेंस्ट में, और गूगल और अमेजोन के अगेंस्ट में लीगल स्क्रूटिनी चल रही है। ऐसे ही करंट डिजिटल जाइंट इनकी बात करें तो ऐसा भी नहीं है कि इनको जल्दी से मनाया जा सके, क्योंकि पॉलिटिकल अटैक और कुछ भी होता है जो स्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट्स है उस पर भी इनका हाथ कहीं ना कहीं देखा जाता है, इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पे होता है। यही चीज़ हमने इंडिया में भी देखी है कि बार बार यही क्वेश्चन उठता रहता है। जैसे फार्मर्स का प्रोटेस्ट भी देखा, उसका रही सही में हमारे यहाँ पर तो सवाल भी उठा दिया कि डबल स्टैंडर्ड को फॉलो किया जा रहा है ट्विटर के द्वारा। यूएसए ने बहुत सोच समझ के बहुत क्लोज लुक दिया है कि किस तरीके से ये जो कंपनियां हैं एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस को प्रमोट कर रही हैं। यूरोप भी कोई पीछे नहीं है। यूरोपियन कमीशन ने तो एक नया कानून, नया लॉ भी लाने की बात की है, जिस तरीके से जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन और फेयरनेस प्रमोट की जा सके डिजिटल मार्केट्स में। यूरोपियन यूनियन जो है वो डिजिटल मार्केट एक्ट जो है वो नेक्स्ट ईयर, दैट मीन्स 2022 तक लाने का पूरा प्रोग्राम बना चुका है। ऑस्ट्रेलिया ने तो हमें पता ही है, कर ही लिया ऑलरेडी काम कि भाई आप अगर ऑस्ट्रेलिया के जो न्यूज़ हाउसेज हैं उनकी न्यूज़ को अगर आप यूज़ करते हो, फेसबुक और गूगल को कहा, तो आपको उन न्यूज़ हाउसेज को पैसा पे करना पड़ेगा। तो इसके बदले में गूगल ने क्या कहा, बोला कि आपके जो 25 मिलियन लोग हैं हम उनको सर्च इंजन से बिल्कुल हटा देंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे वरी तो गूगल के लिए ऑलरेडी है कि सरकारें भी उल्टा आ रही हैं उनके अगेंस्ट में। अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि उनको रेवेन्यू भी शेयर करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ और, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में अगर इस तरीके का कानून लाया जा रहा है तो दूसरे कंट्रीज नहीं सीखेंगे इससे, बिल्कुल सीखेंगे। अच्छा, कंपटीशन की बात आती है फिर तो माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां फिर मौका देख रही है कि हम, मेरे पास में भी एक बिंग सर्च इंजन है, उसको हम आपको अवेलेबल कराएंगे और आप जो कहोगे उन्हीं टर्म्स पे आपको अवेलेबल करा देंगे। तो गूगल अब वो रिस्क भी नहीं ले सकता। तो देखो, कंपटीशन हमेशा कंज्यूमर के लिए फ़ायदे की चीज़ होती है, तो ध्यान रखो। और रही सही में ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कानून आया है तो दूसरे कंट्रीज़ भी इससे लर्न कर सकते हैं। और आज आप देखोगे 2 दशक से ज़्यादा का हो गया जब वर्ल्ड की गवर्नमेंट्स ने अपनी तरफ से शुरुआत में क्या कहा था, बोले कि ये टेक कंपनीज जो हैं वो वर्ल्ड में इनोवेशन लेकर के आएंगी, बहुत ही हेल्प करेंगी आने वाले टाइम पे। फाइनेंशियल कंसेशन भी दिए गए थे डेवलप्ड कंट्रीज़ के द्वारा। गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा प्रमोशन दिया था और इसका रिजल्ट क्या हुआ, इन्होंने बहुत रैपिड गेन किया। और आज वो ही जो सोशल मीडिया या इंटरनेट या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं वो ही क्वेश्चन उठा रहे हैं इन गवर्नमेंट्स पे, और आज गवर्नमेंट जो है इनको कंट्रोल करने की बात कर रही है। अब राइटर यहां पे बोल रहे हैं कि 3 इंपॉर्टेंट इश्यूज को हाईलाइट यहां पे हम करेंगे। एक तो लेबर राइट्स, एक टैक्सेस और एक पॉलिटिक्स, तीनों को।
देखो ये जो टेक्निकल जाइंट्स है ना, ये वेल्थ तो इन्होंने बहुत ज़्यादा बना ली है और लगातार अपनी लेबर की नंबर्स है उसको स्क्वीज कर रही है। पैसा बनाने का तरीका क्या होता है कि आप तो एक तो टर्नओवर बढ़ा दो और बेनिफिट इंक्रीज हो, और दूसरा आप कॉस्ट को रिड्यूस करो। तो लेबर कॉस्ट बहुत रिड्यूस कर दी इन्होंने। तो इसकी वजह से अमेजोन में तो आप देख सकते हो कि अभी कैलिफोर्निया में जो सिलिकॉन वैली है वहाँ पर कितना प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। लेबर यूनियंस रोड पे उतर आई हैं। उनकी डिमांड क्या है कि जो जिस तरीके से मल्टीपल बेनिफिट्स डिनाई किए जा रहे हैं, केवल कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे ही वर्कर्स को हायर किया जा रहा है। तो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को क्या होता है, ज़्यादा फायदा नहीं देना पड़ता, तो उससे भी पैसा बना रही है। तो अमेजोन के अगेंस्ट में कैलिफोर्निया में ट्रेड यूनियंस है वो उतर गई हैं रोड पे, जैसे कि उबर और लाइफिट के अगेंस्ट में उतरे थे कि भाई हमें हमारे यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को जो भी वेजेस, जो भी आप कह सकते हो बेनिफिट्स मिलने चाहिए वो प्रोवाइड करो। डिजिटल जाइंट्स की अगर बात करें तो एग्रेसिव टैक्स इवेडर्स हैं, ये बहुत पैसा बचाते हैं। केजर ने अपनी तरफ से डिमांड किया था कि भाई कैसे भी करके इनकी टांग खिंचाई होनी चाहिए या फिर इनको कंट्रोल में लाने की ज़रूरत है। यूएसए में जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं जेनेट येलन, उन्होंने अपनी तरफ से कहा था कि अमेरिका और G7 कंट्रीज़ के साथ में मिलकर के अपने जितने भी पार्टनर जिनके अब मीटिंग भी होने वाली है 19 फरवरी को, तो साथ में मिलकर के काम करें और एक रूल और एक टैक्स के लिए कानून बना करके लेकर के आए, जिससे कि जो डिजिटल जाइंट्स है यूएस में, इनकी ऑपरेशंस को या फिर यूएसए में या फिर दूसरी कोई ज्योग्राफी, दूसरी कोई कंट्री में ऑपरेट कर रही हैं तो इनको रेगुलेट किया जा सके। इसके अलावा पॉलिटिकल फ्रंट की बात करें तो ट्विटर, फेसबुक, इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को शट डाउन कर दिया। तो यहाँ पर यूरोपियन यूनियन के जो लीडर्स हैं जैसे कि इमैनुअल मैक्रो फ्रांस के, उन्होंने क्या कहा, बोले कि कुछ दिनों पहले जब तक डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे तब तक तो बहुत वाइज मैन कंसिडर करती थी ट्विटर उनको, और आज उन्होंने उनका अकाउंट ही बंद कर दिया। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा पार्टीशन वाली लगती है। तो एक आप कह सकते हो कि ये जो सोशल मीडिया कंपनीज है ना, ये अपने हिसाब से ही डेमोक्रेसीज में अपना काम बना रही हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इन पर एक कंट्रोल की ज़रूरत है। और सेम चीज़ हमने देखी कि ट्विटर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बीच में जो पूरा चल रहा है वो भी हमने देखा। इसके अलावा ट्विटर डिफरेंशियल जो है उसको लेकर के हमारी गवर्नमेंट ने क्या स्टेटमेंट दिया, हमारे जो मिनिस्टर आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी ने, कि भाई वॉशिंगटन राइट्स जब हुए थे, दैट मीन्स जो कैपिटल हिल पे जो अटैक किया था उस पे उसको तो मतलब उस टाइम पे तो गवर्नमेंट को सपोर्ट किया है ट्विटर ने, और आज हम फार्मर्स के प्रोटेस्ट के बारे में हम जानना चाह रहे हैं या फिर जिन लोगों ने मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई है, वायलेंस को इंक्रीज करने की बात की है, तब ट्विटर हमारा सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। तो डबल स्टैंडर्ड जो है वो ठीक बात नहीं है। ऐसे ही जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने भी अपनी तरफ से यूरोपियन यूनियन में कहा था कि ये जो इशू है ये प्रॉब्लमेटिक है, सोशल मीडिया को हमें कंट्रोल में लाने की ज़रूरत है। यूरोपियन कमिश्नर उन्होंने भी ये कहा, जो थेरी ब्रेटन है उन्होंने भी कहा कि इस इशू को हमें एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। और पुल एंड प्लग, ये पुल एंड प्लग का मतलब कि अगर खींचना पड़े तो उसको खींचो और उसके बाद में अगर कहीं रोकना पड़े तो वहीं पे फुल स्टॉप भी लगाओ। विदाउट एनी चेक एंड बैलेंस ये कंटिन्यू अपने आप से बढ़ते रहेंगे और जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उन इंस्टीट्यूशन को वीक करते चले जाएंगे और उसी वीकनेस का ये फ़ायदा उठा करके अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते चले जाएंगे। ब्रिटेन ने इंसिस्ट किया कि हमारे ऊपर एक ऑब्लिगेशन है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन डिजिटल जाइंट्स को कैसे भी रोकें, और डिजिटल जाइंट्स पर भी ऑब्लिगेशन है कि वो अपने आप को सही तरीके से रेगुलेट करें। ईयू ने अपनी तरफ से डिजिटल सर्विस एक्ट जो पास करवाने की बात कर रहे हैं, अभी प्रपोज्ड है, वो अगर पास हो जाता है तो डिजिटल सॉवरेनिटी जो है वो मेंटेन हो पाएगी। देखो सॉवरेनिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है जिसमें आप अपने कानून खुद से बनाते हो, बाहर से कोई आपके ऊपर दादागिरी नहीं करता, ठीक है। आप अपनी जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेज है उनके हिसाब से। डिजिटल सॉवरेनिटी की बात करें तो यूरोप में भी बात करो, चाहे बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की बात भी करो, वहां पर भी वो लगातार वर्ल्ड की डेमोक्रेसीज के लिए एक बहुत बड़ा सवाल बनते चले जा रहे हैं। देखो ग्लोबल डिजिटल गवर्नेंस, इस पर डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है और दिल्ली है वो भी इसी का पार्ट बनना चाहता भी है और ये कॉन्वर्सेशन अब शुरू हो चुकी है। तो डेफिनेटली इसके ऊपर कुछ ना कुछ आउटकम आएगा। डिजिटल डोमेन में बात करें तो देखो स्टेट हो या बॉर्डर्स हो, इनके ऊपर तो कुछ ये केवल एक वो कहते हैं ना, ये तो कैमेरा बन के रखे हैं, एक इल्यूजनरी पॉइंट बन के रखे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि हाँ वाकई में स्टेट भी कुछ एग्जिस्ट करता है या बॉर्डर एग्जिस्ट करती है। ये तो एक अलग ही जत्था बन के निकल चुका है डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है। डिजिटल हॉलीडेज़ की बात करें तो वो हो सकता है कि कोई
डिजिटल हॉलीडेज़ की अगर बात करें, वो लगातार अपने हिसाब से डिजिटल प्लेटफॉर्म अपने आप को असर्ट करते हैं और स्टेट को बैकफिट पे डाल रहे हैं। तो बात वही आ रही है, देखो अथॉरिटेरियन रिजीम हो चाहे डेमोक्रेटिक रिजीम हो, उनको अपने हिसाब से काम करने की ज़रूरत है। कोई भी कंट्री की जो स्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपनी पावर्स को सीड नहीं करेंगे, ऐसे लूज़ नहीं करने वाली है इन टेक्नोलॉजिकल कंपनीज़ को, चाहे ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे अमेजोन हो, चाहे कोई भी हो। इनका रेगुलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कॉमर्शियल बीस्ट तक बोला जा रहा है इनको, आप देखो कितना मतलब पैसे के भूखे पड़े हुए राक्षस हैं ये लोग। इसीलिए फिर गवर्नमेंट को अपनी तरफ से काम करने की ज़रूरत है। इन बिग टेक्नोलॉजिकल कंपनीज़ को या नए चैलेंजेस जो भी आ रहे हैं इनके द्वारा जो प्रेजेंट किए जा रहे हैं स्टेट के लिए, उन पर काम करने की ज़रूरत है। डिजिटल एज है, साथ में आनी चाहिए, सभी डेमोक्रेसीज़ को मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है और प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। देखो फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रीडम में आप आर्टिकल 19 को भी मेंशन करके चलो और आर्टिकल 21 को भी। राइट टू प्रिवेसी भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि फ्रंट पेज पे आज एक न्यूज़ है कि जब जुडिशरी व्हाट्सएप को कह रही है कि आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, बट फंडामेंटल राइट भी तो है ना प्रिवेसी, आप उसको कैसे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। तो बस वही है बात है जी, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का एरा है, बहुत सोच समझ के आगे चलने की ज़रूरत है। एक पॉलिटिकल बैटल है, डोमेस्टिक भी हो सकता है, इंटरनेशनल भी हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है कि किस तरीके से कांग्रेस ने डैमेज किया एमएसपी को। तो एमएसपी देखो वैसे तो हमें पता ही है कि कब शुरू हुई थी, जब हमारे यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया था। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद में और उसके पहले आप देखो कि फूड की जो शॉर्टेज रहती थी उसकी वजह से कमोडिटीज़ एक्ट आया था। वो सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर ली है। बस इस आर्टिकल में हम डब्ल्यूटीओ का पर्सपेक्टिव देखेंगे कि किस तरीके से एमएसपी को लेकर के डब्ल्यूटीओ में बार बार इंडिया के अगेंस्ट में बातें उठाई गई है। एमएसपी को डब्ल्यूटीओ में हर बार एम्बर सब्सिडी के तौर पे बताया गया। एम्बर सब्सिडी वो सब्सिडी कंसिडर की जाती है जो कि स्टैब्लिश्ड जो भी सिस्टम है या जो भी एक आप कह सकते हो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको अबॉलिश या उनको स्पॉइल करने का काम करे। तो उसके लिए डेवलप्ड कंट्रीज़ लगातार इंडिया की टांग खिंचाई करते रहे डेवलपिंग कंट्रीज़ की कि भाई आप जो ये जो सब्सिडी प्रोवाइड करते हो ना एमएसपी के नाम पे लोगों को, वो चीज़ वो लोग बहुत गलत है। देखो आज हमारे यहाँ पर एमएसपी की वजह क्या है, दो हैं। देखो फर्स्ट वन क्या है कि जो प्रोक्योरमेंट है एमएसपी के बेसिस पे वो करता कौन है, गवर्नमेंट। और अगर गवर्नमेंट जितना टारगेट है उस टारगेट से कम अगर फूड ग्रेन को प्रोक्योर कर रही है तो एमएसपी को बढ़ाने की ज़रूरत क्या है, पहले खरीद तो ले जितना चाहिए। एक तो ये सवाल यहाँ पे राइटर उठा रहे हैं कि एमएसपी को इंक्रीज करने से पहले सरकार ये सोचती है कि हम कितना खरीद रहे हैं, ज़्यादा खरीद रहे हैं, कम खरीद रहे हैं, किस हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा मतलब फार्मर्स को बेनिफिट पहुँचाया जा सकता है। दूसरा ये है कि कोऑपरेटिव इंटरनेशनल फ्रेमवर्क की बात करें जैसे कि डब्ल्यूटीओ में होता है, वहाँ पर डेवलप्ड कंट्रीज़ को एक चीज़ के लिए कन्विंस करना कि भाई आप हमें आगे से अब चैलेंज नहीं करोगे। तो यहाँ पे तो दो चीज़ें आ गई ना, एक तो डोमेस्टिक मुद्दा आ गया और एक इंटरनेशनल मुद्दा आ गया। इन दोनों मुद्दों में आपको एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत होती है। और डब्ल्यूटीओ पे फिर जब आप जाते हो, आज तो चलो ठीक है डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर दिया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को, पर अब जो बाइडन फिर से आ गए हैं तो देखो स्कोप तो बनता ही है ना कि हाँ फिर से ये आ सकता है। बोला प्रीवियस गवर्नमेंट ने, जो प्रीवियस रिजीम था उसने तो बोला एमएसपी को डिसमेंटल करने का पूरा प्रोग्राम कर लिया था डब्ल्यूटीओ में जो एग्रीमेंट हुआ था। अभी देखेंगे क्या एग्रीमेंट हुआ था। बट जो करंट रिजीम है उन्होंने तो एमएसपी को बनाए रखा। प्रीवियस रिजीम ने एमएसपी को मेंटेन करके रखा था तो उस टाइम पे इन्फ्लेशन भी तो 8 या 9% चल रही थी। आज अगर एमएसपी में 8% इंक्रीमेंट देखा जा रहा है तो इन्फ्लेशन केवल 4% है, तो ओवरऑल बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा स्वामीनाथन कमीशन ने अपनी तरफ से रिकमेंडेशन दी थी कि भाई फार्मर्स की इनकम को डबल करने के लिए हमें काम करने की ज़रूरत है और साथ में जो एमएसपी है वो टोटल जितनी कॉस्ट होती है उसका लगभग 1.5 गुना आप पे करो। तो उसके लिए करंट रिजीम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है। इसके लिए जो नए 3 लॉज लाए भी गए हैं वो भी कहीं ना कहीं इसी पॉइंट को एड्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बात ये आ जाती है कि क्या हुआ था उस टाइम पे, प्रीवियस रिजीम के टाइम पे जब एमएसपी को कॉम्प्रोमाइज़ करने की नौबत आ गई थी। देखो डब्ल्यूटीओ की जो बाली समिट हुई थी ना, उस टाइम पर आप देखोगे हमारे प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, वो गए थे और उस मीटिंग में उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि हाँ हम ठीक है ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट को साइन कर लेंगे। अब यहाँ से देखो यूपीए गवर्नमेंट थी, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी थे और वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में थे डेवलप्ड कंट्रीज़ के कि डब्ल्यूटीओ का जो ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट है, जो कि एक आप कह सकते हैं एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कस्टम प्रोसीजर्स को मेंबर्स के बीच में
एक प्रमोशन देना, ट्रेड फैसिलिटी मतलब लेन देन का जो ट्रेड जो होता है ना उसको प्रमोट करने का ये एग्रीमेंट था एक तरीके से। इंडिया ने अपनी तरफ से देखो हमेशा रजिस्ट किया है ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट को, क्योंकि उसमें फिर बाद में प्राइसेस को लेकर के एमएसपी को क्रिटिसाइज करना और एमएसपी को डिसमेंटल करने की डिमांड की जाती है कि एमएसपी बिल्कुल खत्म करो। बट इंडिया ने अपनी तरफ से रेजिस्टेंस हमेशा बनाए रखा, क्योंकि हमारे यहाँ पर आप देखोगे फूड सिक्योरिटी एक्ट भी है, एमएसपी को मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बट डब्ल्यूटीओ के डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म में ये बार बार मुद्दा उठाया जाता है कि जो एमएसपी है वो एम्बर सब्सिडी है। एम्बर सब्सिडी का मतलब क्या होता है? ऐसी सब्सिडी जो ट्रेड से के फेवर में ना जाकर के ट्रेड के अगेंस्ट में चली जाए। तो कहा क्या गया था कि आप जितना आपका प्रोडक्शन है, और वो प्रोडक्शन का लेवल जितना बताया गया था ना कि इंडिया में प्रोडक्शन 1986-87 के टाइम पे जितना प्रोडक्शन हुआ था उस प्रोडक्शन का केवल 10% ही आप सब्सिडी दे सकते हो। और इस चीज़ के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर जो थे वो कहीं ना कहीं एग्री होने पे मजबूर हो चुके थे। ठीक है, पर ये कहा था कि बोला हमें 4 साल का टाइम दो, उस 4 साल के टाइम में हमें फिर बाद में काम करने दो। बट बाद में साथ में ये भी कहा था कि अगर हम लोग ये जो ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट साइन कर लेंगे तो फिर कोई भी डेवलप्ड कंट्री जो है वो डब्ल्यूटीओ की डिस्प्यूट सेटलमेंट इंस्टीट्यूशन में कोई भी हमारे अगेंस्ट में केस नहीं लेकर के आएगा। बट आप देखोगे उसी टाइम पे फिर बाद में इलेक्शन हो जाते हैं। अब 1986-87 का 10%, और आज आप बात कर रहे हो कौन से साल में चल रहे हो, 2021 में या 2013 की बात करें तो 2013 में, तो क्या हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर में थोड़ा बहुत भी प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हुआ होगा? तो 5 रुपए का 10% और 500 रुपए का 10%, दोनों में कितना डिफरेंस है, समझ रहे हो? तो उस केस में 5 रुपए का 10% ही आप अप्लाई कर रहे हो अभी भी, जब आपके यहाँ पर 500 रुपए का 10% निकलना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट होने वाला था। बट उसी टाइम पे जब ये साइन होता है एग्रीमेंट, उसी के चलते चलते फिर हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट चेंज होती है। गवर्नमेंट चेंज होने के बाद में जो करंट रिजीम के जो लीडर हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी, वो जाते हैं कहाँ पे, यूएसए में, बराक ओबामा के साथ में एग्रीमेंट करते हैं, एक कंसेंट लेते हैं उनसे, एंगेजमेंट की एश्योरेंस लेते हैं कि भाई ठीक है कि आने वाले टाइम पे हम थोड़ा सा रिलैक्सेशन दो, 4 साल का टाइम बाउंडिंग टाइम मत दो हमें हमारे हिसाब से काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ पर अभी भी भुखमरी ख़त्म नहीं हुई है, एमएसपी देना ज़रूरी है, फार्मर्स को रिम्यूनरेशन प्रॉपर मिलना ज़रूरी है। तो ऐसे जा करके फिर ये एमएसपी मेंटेन रही। तो पॉइंट यहाँ पे राइटर तो देखो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं कि कांग्रेस आज जो एमएसपी पे सवाल उठा रही है, जो भी अभी गवर्नमेंट कर रही है उन सारे कदमों पर, तो बोलो वो चीज़ बहुत गलत है। नहीं, एक बार तो एमएसपी को एकदम ख़त्म ही करने की नौबत आ जाती है अगर कंटिन्यू यूपीए का रिजीम रहता 4 साल और, 2013 के बाद में 2017 तक। ठीक है, तो यही थी मेन चीज़। एक बार आप इस पर रीडिंग और मारना, थोड़ा और समझ में आएगा। ठीक है, डिस्कशन यहीं ख़त्म है। थैंक यू वेरी मच।